हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयदीप सिंह राजपूत। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, जो लोगों को अवेयर करने में के लिए हमने चलाई है, उससे बात करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश में क्या एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में एज अ सिटीज़न आपको पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे तो आप उसकी एज ए एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बने। बहुत तो नहीं, लेकिन इतना तो पता ही होना चाहिए कि आप एक जागरूक नागरिक लगें, और जब आप बोलें कुछ बातों को तो उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो। बिना बात की पॉलिटिशियंस की तरह बहस करना, बिना लॉजिक के बहस करना, बिना एविडेंसेस के बहस करना कोई सेंस नहीं बनता है। जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, से व्हाट इज़ रिटन एंड से ऑन योर बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या है, इमरजेंसी क्या है, क्यों लगती है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों और कब इसका मिसयूज़ किया गया था, सब उसके बारे में बातें करेंगे। तथा इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में लिखे हैं। किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 352 टू 360 में आते हैं ना। इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों लाए गए? जैसे पता है, इमरजेंसी यानी कि बहुत ज़रूरी, एक अर्जेंट नीड किसी चीज़ को करने की, तो इसे लिखा है द प्रोविजन इज प्रेजेंट टू मीट द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द स्टेट in order to protect or help the integrity and security। देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो अचानक से क्रिएट हो जाए देश में, जैसे कोई वॉर हो गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, उनको मीट करने के लिए हमारे देश में क्या बनाए गए? कुछ इमरजेंसी प्रोविजन बनाए गए। ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बहुत पावरफुल होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट उनका या तो उनसे कंट्रोल ले लेती है या उनके डिसीजन को ओवरराइड करती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल सिस्टम मतलब क्या होता है? कुछ सेंटर की पावर है, कुछ स्टेट्स की पावर है ना। लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारा फेडरल ये जो स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर ना हो के एक एज अ यूनिट काम करता है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है ना। नाउ क्वेश्चन इज, जो हमारे भीमराव अंबेडकर, वहाँ आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। मतलब व्हाट अ पर्सन, क्या स्ट्रगल था इनकी लाइफ में और इन्होंने क्या अचीव किया। दिस लेजेंडरी गाय हैज़ रिटन द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कहाँ कहाँ की डिग्रियाँ, आज तक जितनी डिग्रियाँ इनके पास थी और जितनी नॉलेज इनके पास थी, कोई इनके आस पास भी नहीं रहा, और जितना स्ट्रगल इन्होंने देखा। दिस शो कि जो आपको अचीव करना है, स्ट्रगल आपके लाइफ में बैरियर नहीं बनते। दिस मैन हैज़ प्रूवन इट। तो भीमराव अंबेडकर का व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, माना कि बहुत देशों से इंस्पायर है, बट इसकी कुछ खुद की कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज और कुछ इम्पोर्टेंस है। इन्होंने क्या कहा था कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म में है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस चेंजेस। इसका फॉर्म नहीं चेंज होगा देश में, चाहे जो हो जाए। जो ये स्ट्रक्चर बना है अमेरिका में, ये नहीं बदलेगा चाहे जो हो जाए। बट इंडिया की डिमांड अलग थी, इंडिया की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी अलग है। हर एक देश की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डील करने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने क्या कहा? ही सेड दैट अमेरिकन इज प्लेस्ड इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस। इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, फॉर्म, इट कैन नेवर बी यूनिटी। ये मतलब है कि जो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, वो कभी एक साथ नहीं आ सकते चाहे जो हो जाए। बट इन इंडिया वी हैव टू बी बोथ फेडरल एज वेल एज अ यूनिटरी, है ना। इमरजेंसी के समय हमें यूनिटरी होना पड़ेगा, तभी हम उस अनसर्टेन या डेंजरस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। अब दोस्तों, इमरजेंसी भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। इमरजेंसी मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, कि किसी देश ने हम पे हमला कर दिया, है ना, या एक्सटर्नल, जैसे चाइना ने हम पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ये क्या ही हमला करेगा, हटा खुद ही भिखारी है। चाइना ने हम पे हमला कर दिया,
तो उससे निपटने के लिए जो लॉज और कानून और जो प्रोविजंस बनाए गए उनको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। और फिर दूसरा आता है इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसको ज़्यादातर हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं कि जैसे कोई स्टेट अपनी मनमानी कर रहा है ना, कोई स्टेट अपनी मनमानी कर रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको फॉलो करवाने के लिए, है ना, सेंटर उस पे कंट्रोल ले सकता है और उस पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। जनरली इसको इमरजेंसी नहीं कहते हैं, इसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में अगर पैसे की कमी हो गई, है ना, सेंटर के पास पैसे नहीं है ना, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है। जैसे कि कोरोना के समय लगा था फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगी, बट हुई नहीं, क्योंकि हमारा देश इतना पावरफुल है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी और खुदा करे कि आगे लगे भी ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि देश के पास पैसे की कमी है और जो गवर्नमेंट सर्विसेज और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उनके सैलरी में कुछ कट किया जाएगा टू मीट द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द नेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है, जैसा हमने बताया, कम्स अंडर आर्टिकल 352। अब प्रेसिडेंट जो होता है कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। जैसे मैं बताया कि जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। और नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है कि जब कोई कंट्री हमारे पे वॉर कर दिया, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, है ना, जैसे कि 75 में लगी थी, है ना। द प्रेसिडेंट कैन इंक्लूड, प्रेसिडेंट बहुत से प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, यानी कोई डिसीजंस ले सकता है बाय सीइंग द कंडीशन ऑफ वॉर एंड ऑल, है ना। when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression, जैसे होता है जो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, उसे क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ऑन द अदर हैंड when declared on the ground of internal armed rebellion is known as internal emergency। लेकिन इसको हटा दिया गया था क्योंकि इसका मिसयूज, इंटरनल इमरजेंसी कुछ नहीं होती है, इसका बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाया गया, तो इसको हटा दिया गया। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर, देखो जैसे भी बताया हमने ना, अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर द थर्ड ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट इट वॉज मिस यूज बाई अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जब ये मिसयूज हुआ इसका, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट लाया गया, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिमूव्ड। इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता है, उसके लिए इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती है, तो उसका गलत फ़ायदा उठाया गया। उसको देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लाया। अब ये बात है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद से अलोन चाहे कि हम डिक्लेयर कर दें इमरजेंसी, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यार एक डेमोक्रेटिक कंट्री सबकी सलाह से काम करता है। तो देखो यहाँ लिखा, प्रेसिडेंट कैन नॉट अलोन डिक्लेयर द इमरजेंसी, इट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट जब रिटन रिकमेंडेशन और साइन करके देंगे कि इमरजेंसी लगाइए, तभी इमरजेंसी लगेगी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था, एज अ पर्सन आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इंदिरा गांधी, टू बी ऑनेस्ट। क्या कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी वो इंसान। उस समय 70s और 80s में जब हमारा देश एक कमज़ोर पिछड़ा देश दुनिया समझती थी कि सांप पालने वालों का देश है, ऐसा है वैसा, उस समय दैट कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, कई बार तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने यूएनओ में, प्रेसिडेंट ऑफिस में, उन्होंने मुंह पे फाइल मार के चली आई कि हम ये डिसीजन नहीं मानेंगे और हमारा देश सेल्फ कैपेबल। उनमें वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बहुत अच्छे से थी। लेकिन वही बात है, जब आप में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो आप डिक्टेटोरियल टेंडेंसी शो करने लगते हो। बट डिक्टेटोरियल टेंडेंसी अगर शो करोगे और डेमोक्रेसी में, तो वो बहुत दिक्कत की बात आ जाएगी। लेकिन एज अ पर्सन, व्हाट अ कैरिज्मेटिक लीडर। देश को जो उन्होंने संभाला था ऐसे सिचुएशन में, उनका एक ही डिसीजन जो इमरजेंसी लगाने का, गलत या सही वो तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, वही एक डिसीजन जो कॉम्प्लिकेटेड था। वरना बांग्लादेश को उन्होंने आज़ाद करा, पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ा। अगर इंदिरा गांधी की सरकार ना होती तो बांग्लादेश कभी बन नहीं पाता
और बांग्लादेश कभी बन नहीं पाता तो इंडिया का कभी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो आज है वो इंडिया खो देता। जब पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा तो इंडिया के लिए इंडियन ओशियन पे डोमिनेंस क्रिएट करना आसान हो गया, है ना। और जो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली है वो इंदिरा गांधी की वजह से ही मिली, और वहाँ के लोग इस चीज़ को आज भी एडमायर करते हैं, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। और इंडिया ने कोई ऐसा भला नहीं किया, इंडिया की भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी कि अगर दो जगह पाकिस्तान होता तो इंडियन ओशन में दिक्कतें होती। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जिस पे बात करते हैं उस पर रहते हैं। तो प्रेसिडेंट अलोन, जैसे हमने बताया, प्रेसिडेंट अलोन कुड नॉट डिक्लेयर द इमरजेंसी। इट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ इट्स कैबिनेट्स जो होंगे वो पहले लिख के देंगे कि हाँ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, देन जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होंगे इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। बट 1975 में क्या हुआ था, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, शो करता है कि कितनी पावरफुल वो इंसान थी। उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट को कहा कि आप इमरजेंसी लगाइए, और इमरजेंसी लगानी पड़ी। और जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो पहले तो ब्रॉडकास्ट के उतने माध्यम तो हुआ नहीं करते थे, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन्हें घर पे दूरदर्शन देखते हुए पता चला कि यार इमरजेंसी लग गई। और उस समय इंदिरा गांधी को अपोज करना और मना करना बहुत बड़ी बात थी, और किसी ने की भी नहीं। तो अब तो ये बात हो गई थी कि चलो अब तो इमरजेंसी लगी गई, अब जो चीज़ हो गई उसको तो मानना ही पड़ेगा, अब है ना। लगने के पहले मिनिस्टर से पूछा था तब ये कुछ क्वेश्चन करते, अब जो चीज़ लगी गई है तो बहती गंगा में साथ दे ही दो अपने लीडर का। लेकिन इसी को देखते हुए अब ये हो गया है कि आप सारे कैंडिडेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट को। अलोन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है बोले प्रेसिडेंट को कि आप लगा दीजिए, ये नहीं हो सकता है अब। ये भी था कि 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड द डिक्लेरेशन दैट नेशनल इमरजेंसी, पहले था कि नेशनल इमरजेंसी इम्यून थी किससे, जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन जो 38 अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 का, मेड दैट प्रोविजन कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि अगर जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1970 पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जुडिशरी इंटरफेयर कर सकता है अगर जुडिशरी को लगता है कि नेशनल इमरजेंसी कोई एब्सर्ड रीजंस की वजह से लगाई गई है। तो फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या हो सकता है नेशनल इमरजेंसी का। देखो, जो प्रोक्लेमेशन होता है इमरजेंसी का मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन अ मंथ। जैसे कि प्रेसिडेंट ने लगा दिया इमरजेंसी, 1 महीने तक वो सरवाइव करेगा, उसके बाद बोथ द हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इमरजेंसी लगी रहनी चाहिए। पहले ये 2 महीने था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के टाइम इसको घटा के 1 मंथ कर दिया गया। और ये है कि अगर इमरजेंसी जब इशू हो गई है ना, और उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो अब क्या करें। तो जब लोकसभा बैठेगी, है ना, जब लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन बाद तक, मान लो आज इमरजेंसी हुई है ना, आज इमरजेंसी लगा दी गई और लोकसभा हो गई डिसॉल्व, और जब से इमरजेंसी लगी है तब से जब नई लोकसभा बनेगी तब तक, और उसके 30 दिन बाद तक इमरजेंसी चलती रहेगी जब तक लोकसभा उसको दोबारा अप्रूव नहीं कर देती, है ना। और उस मीन टाइम में जैसे राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, तब तक वो अप्रूवल दे चुकी हो, है ना। कहने का मतलब है कि आज इमरजेंसी लगी, है ना, आज इमरजेंसी लग गई, उसी के टाइम लोकसभा हो गई डिसॉल्व और राज्यसभा ने परमिशन दे दी। अब राज्यसभा के परमिशन देने के बाद जब तक लोकसभा की फर्स्ट सीटिंग नहीं होती तब तक तो चलेगा ही, और उसके 30 दिन बाद तक उस पर डिसीजन देना पड़ेगा लोकसभा को कि इमरजेंसी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। और अगर इमरजेंसी नहीं लग पाती है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी इमरजेंसी। और देखो, इफ द इमरजेंसी अप्रूव्ड, और इमरजेंसी अगर अप्रूव्ड हो गई बोथ द हाउसेस से, तो 6 महीने तक ये सर्वाइव करेगी और इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक प्रेसिडेंट के चलती रहेगी, जब तक लोकसभा, मतलब
एक बार इमरजेंसी लग गई, फिर ये होगा कि 6 महीने तक चलेगी, और 6 महीने तक वो बढ़ती रहेगी, जब तक लोकसभा और राज्यसभा उसको अप्रूव करती रहेंगी और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता रहेगा। और अगर ये हो गया कि इमरजेंसी, जैसे मान लो इमरजेंसी चल रही है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और 6 महीने बीत गए, तो क्या होगा? क्या इमरजेंसी चलेगी? हाँ, बिल्कुल इमरजेंसी चलेगी। इमरजेंसी तब तक चलेगी जब तक लोकसभा दोबारा बैठ के 30 दिन के अंदर उस पर अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं दे देती कि इमरजेंसी चलेगी कि नहीं चलेगी। तब तक, उस टाइम पीरियड तक, तब तक इमरजेंसी रहेगी। फिर आता है कि अब इमरजेंसी की हमने ये बातें कर ली कि इमरजेंसी कैसे लगेगी। जैसे हमने बताया इमरजेंसी कैसे लगी, दोनों हाउस का अप्रूवल होना चाहिए, है ना। इमरजेंसी मैक्सिमम 6 महीने तक आगे बढ़ती रहेगी, जब तक दोनों हाउसेस अप्रूव करते रहेंगे, है ना। और अब बात आती है कि कैसे, अब हमेशा के लिए तो इमरजेंसी लग नहीं सकती, है ना। तो अब बात आती है कि इमरजेंसी हटाएंगे कैसे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वह इमरजेंसी एक ऑर्डिनेंस देके कभी भी हटा सकता है, पहला पॉइंट। और जब लोकसभा ये पास करे कि अब इमरजेंसी नहीं चलेगी, तो भी इमरजेंसी हट जाएगी, है ना। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट में लाया गया कि लोकसभा पास करेगी तो इमरजेंसी हट जाएगी। पहले ये नहीं था। पहले ये था कि लोकसभा का कोई कंट्रोल ही नहीं था, does not have any control in regard to the revocation of emergency। ये तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आया कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो हटा सकता है। ये तो पहले था। ये नहीं था कि लोकसभा अगर पास करे तो हट जाएगा। ये 44th अमेंडमेंट के बाद आया कि लोकसभा जब मेजॉरिटी से उसको पास कर दे कि अब इमरजेंसी नहीं आगे बढ़ेगी, तो इमरजेंसी नहीं बढ़ेगी, है ना। और 44th अमेंडमेंट के अंदर ये भी आया कि अगर 1/10 ऑफ द मेंबर रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को, है ना, स्पीकर को रिटर्न नोटिस देते हैं कि अब नहीं चलनी चाहिए इमरजेंसी, देन वो 14 दिन के अंदर वो लोकसभा की मीटिंग बुलाएगा और उस पर बातचीत होगी कि ये अप्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो डिसीजन होगा। क्या था, कैसे रिवोक हो सकता है, बात समझिए फिर से, कि अगर प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो वो रिमूव कर सकता है। फिर पहले ये नहीं था कि पहले लोकसभा का कंट्रोल नहीं था, लेकिन 44th अमेंडमेंट आने के बाद लोकसभा का ये कंट्रोल आया कि ऐसा है कि लोकसभा अगर ये पास करती है कि अब मेजॉरिटी से पास करती कि अब ये रिवोक हो जाना, अब ये हट जाना चाहिए, तो इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा। ये कब आया था? 44th अमेंडमेंट 1978 के, है ना। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही ये एक और बात आई थी कि जब लोकसभा सेशन में नहीं है, तब 1/10 ऑफ द मेंबर रिटन नोटिस दें, किसको? स्पीकर को, कि अब इमरजेंसी नहीं चलनी चाहिए। फिर 14 दिन के अंदर वो सिटिंग बुलाएगा, उस पर बात होगी कि ये अप्रूव्ड आगे इमरजेंसी आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। अब बात आती है कि अंतर क्या होता है, इमरजेंसी लगाने और हटाने में अंतर क्या होता है। सबसे मेन अंतर ये होता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है, बट जब इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है जब इमरजेंसी लगती है, और बोथ दी हाउसेस से पास होना चाहिए, है ना। बोथ दी हाउसेस से पास होना चाहिए कि हाँ इमरजेंसी को अब हट जाना चाहिए, मतलब इमरजेंसी को अब लगा देना चाहिए। लेकिन जब इमरजेंसी को हटाना होता है तो सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल ही काफ़ी होता है ना। फिर आता है इफेक्ट क्या होता है इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का। अभी सिर्फ हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, बाकी की जो इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। जो नेशनल इमरजेंसी का फ़र्क होता है बहुत ड्रास्टिक होता है, मतलब बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स पे, देश की इकॉनमी पे, है ना। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, डेट फर्स्ट ऑन द स्टेट सेंटर रिलेशन। जैसे हमने बताया था कि सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है और स्टेट के जो डिसीजन होते हैं वो भी सेंटर लेने लगता है, तो जो हमारा फेडरल सिस्टम होता है वो भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। और फंडामेंटल राइट्स भी हमारे अफेक्ट होते हैं ना।
जैसे हमें पता है इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन वाइल इमरजेंसीज प्रोक्लेम, है ना, नॉर्मल फैब्रिक के अंदर नहीं रह सकता है ना। मतलब कि जो पहले था कि पहले कुछ पावर स्टेट की है, कुछ पावर सेंटर की हैं, अब सारी पावर सेंटर की हो जाती हैं। जो जो भी स्टेट के जो डिसीजन होते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर लेता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव चेंजेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। एग्जीक्यूटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर, जैसा हमने बताया, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं वो सेंटर को छोड़ के सारी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास आ जाती हैं और स्टेट को हर बात माननी पड़ती है। फिर आता है ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट बिकेम, जो ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट जो होती, जो स्टेट सब्जेक्ट में लॉज होते हैं उस पे भी वो कानून बनाने लगती। और लेकिन जो ये बात होती है कि जो ये लॉज जो बनाती है ना, मतलब नेशनल इमरजेंसी के समय, वो सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड होते हैं कि स्टेट मानेगी, है ना। इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक वो एप्लीकेबल होते हैं कि हाँ, जो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लिस्ट में जो स्टेट की पावर्स आती हैं उस पर हमने जो डिसीजंस लिए थे वो सिर्फ इमरजेंसी के 6 महीने बाद तक ही वैलिड होती हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस चीज़ को माने, चाहे उस चीज़ को ना माने, है ना, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन इमरजेंसी के समय जो भी सेंटर बोलेगा, जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट है, उस पर सारे डिसीजन सेंटर लेगा और स्टेट को वो चीज़ माननी पड़ेगी, कंपलसरी है। माननी कब नहीं पड़ेगी? जब इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद के 6 महीने के बाद वो चाहे उस चीज़ को माने, उस चीज़ को ना माने, है ना, वो फिर स्टेट पे डिपेंड करता है। अब आता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमको पता है कि सेंटर के भी कुछ खर्चे होते हैं, स्टेट के भी कुछ, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सेंटर के पास इतना पैसा रहेगा, स्टेट के पास इतना पैसा रहेगा। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि सेंटर के पास, मान लीजिए वॉर हो गया, तो सेंटर के पास पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना। अरे ये क्या हो गया, सेंटर के पास पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए वो चाहे तो स्टेट के पास जो पैसा वो भेजती थी, या तो उसको कम भेजे या तो उसको ना भेजे। स्टेट इस पे सवाल नहीं उठा सकता ड्यूरिंग व्हाट टाइम, ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय। और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म होने के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ में आई कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है कि सेंटर के पास इतना रहना चाहिए, स्टेट के पास इतना रहना चाहिए। बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के समय स्टेट या तो सेंटर या तो लिमिट कर सकता है कि यार हम आपको इतना ही पैसा दे सकते हैं, या हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। वो पूरी की पूरी सेंटर के पास पावर होती है। और कब तक ये पावर्स होती हैं? टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स, जब इमरजेंसी खत्म होने के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये चीज़ें चलती हैं, है ना। फिर क्या आती है, जब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी चल रही, तो लोकसभा और राज्यसभा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी के समय जैसे कि हमको पता है लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है ना। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर होता है। जब नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो उसके नॉर्मल टेन्योर को बढ़ा दिया जा सकता है ना। 1 साल तक, 5 साल से 6 साल किया जा सकता है। लेकिन तभी तक किया जा सकता है जब इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी चल रही है तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, है ना, 5 से 6 साल कर दिया गया। और चाहे जितने साल तक, अगर इमरजेंसी ज़्यादा चली तो ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसको तभी तक बढ़ाया जा सकता है जब तक इमरजेंसी खत्म हुई वो 6 महीने होगा। अगर इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने पूरे हो गए तब उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए 25 में टेन्योर खत्म होना था, है ना, किसी भी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 2025 में लोकसभा का टेन्योर मान लीजिए खत्म होने वाला है। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई, पाकिस्तान ने वॉर कर, पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान क्या ही वॉर करेगा, चाइना ने वॉर कर दिया, देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित हो गई, है ना। तो अब क्या किया जाएगा, जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है, मान लीजिए वॉर 1 साल तक चला तो 1 साल तक नेशनल इमरजेंसी रही, तो उसको बढ़ा दिया गया, 2025 से 2026 तक का टेन्योर कर दिया गया। मान लीजिए 1 साल और चला, फिर 27 तक बढ़ा दिया गया।
और मान लीजिए 27 में आके नेशनल इमरजेंसी हो गई खत्म, वॉर हो गया खत्म, तो नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के बाद के 6 महीने तक ही इसका टेन्योर अब बढ़ाया जा सकता है। अब तो वॉर खत्म हो गया, अब इसका टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता। मैक्स टू मैक्स नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही इनका टेन्योर बढ़ा, उसके बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जैसे हमने बताया कि नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स भी हमारे वॉयलेट होते हैं, एक्सेप्ट दैट कम अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, है ना। समझ में आया? लोकसभा का समझ में आया कि 5 साल तक इनका मैक्सिमम टेन्योर रहता है। अगर इमरजेंसी चल रही है तो इनका टेन्योर कितने भी टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तब तक ही बढ़ाया जा सकता है कि जब तक 6 महीने खत्म होने तक, 6 महीने जब इमरजेंसी खत्म हो गई, अब वॉर या इमरजेंसी खत्म हुए 6 महीने हो चुके हैं, अब इनको नहीं बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने मैक्स लिमिट होता है कि मान लीजिए इमरजेंसी आज खत्म हुई, 6 महीने बाद तक इनका टेन्योर बढ़ाया जा, उसके बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हमने बताया कि मान लीजिए वॉर हो गई कंट्री में, सेंटर को पैसे की जरूरत है, सेंटर चाहे तो जैसे कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि सेंटर के पास इतना पैसा और हर स्टेट के पास इतना इतना पैसा जाना चाहिए, लेकिन अगर जब वॉर चल रही है, नेशनल इमरजेंसी है, तो स्टेट को, सेंटर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहे तो सेंटर स्टेट को पैसे कम भेजे या ना भेजे, है ना, टिल जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है ना, उस पर स्टेट क्वेश्चन नहीं कर सकता है ना। एग्जीक्यूटिव पावर जैसे हमने बताया कि जो भी स्टेट के पास, स्टेट जिस पे लॉज बनाता था, स्टेट जिस पे भी लॉज बनाता था ना, जिस पे भी स्टेट लॉज बनाता था ना, ये देखिए जैसे दिखता है कि स्टेट जिस पे भी लॉज बनाता था, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के समय उस पे लॉज कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। बस कब तक के लिए? जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है, उसके उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, है ना। तब तो ये था इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो एज अ सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे प्रेसिडेंट रूल हो गया, है ना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, 3 टाइप की इमरजेंसी हमने बताई, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमने बता दी। अब ये जो है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कभी लगी नहीं, और शायद कभी लगे भी ना, ऐसा, क्योंकि इतनी बड़ी इकॉनमी है। रिवोकेशन आपको पता है कैसे हटाते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है ना, नेशनल इमरजेंसी। और लोकसभा अपना मेजॉरिटी पास करके ये भेजे कि अब हट जाना चाहिए इमरजेंसी, तब हट जाएगा। और जब अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, तब 1/10 ऑफ द मेंबर अगर स्पीकर को भेजते हैं कि हमें लगता है कि अब ये हटाना चाहिए, तो स्पीकर सेशन बुलाता है 14 दिन के अंदर कि डिस्कशन किया जाए कि इमरजेंसी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। ये जो 2 पावर्स आई हैं, लोकसभा और 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ, ये 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत आई, ये पहले नहीं थी। है पहले कोई कंट्रोल ही नहीं था लोकसभा का, है ना। पहले सिर्फ प्रेसिडेंट का होता था कि मैंने अगर डिसीजन दे दिया कि हट जानी चाहिए तो हट जानी चाहिए। फिर बाकी सब तो पार्लियामेंट का अप्रूवल हमने बता ही दिया कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए, है ना। दोनों हाउस से पास, अगर दोनों हाउस से पास हो गया तो 6-6 महीने तक वो 6-6 महीने करके वो बढ़ता चला जाता है। सो अगर ना समझ में आया होगा तो इसको आप दोबारा देखिएगा और जानिएगा देश के बारे में, देश में क्या होता है, क्या होना चाहिए। आपको पॉलिटिकली एडवांस होना चाहिए, और या कह सकते हैं पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं।